जय बिहार। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया था। लगभग सेम एक्सप्लेनेशन बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने 15 मई को दिए गए अपने इंटरव्यू में किया है। तो पहले उनके इंटरव्यू को हम लोग एक बार देख लेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी नई बातें ऐड की है, और उसके बाद जिस पे आपको फोकस करना है पढ़ाई के समय उस कॉमन चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के पेपर यानी कि 16 मई 2023 का दैनिक भास्कर का पेपर है। इसमें उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जो 15 मई को उन्होंने दिया था। उन्होंने घोषणा की है कि शिक्षक भर्ती जो है 1,70,000 जो वैकेंसी है इसी सप्ताह आ जाएगी। तो आप मान के चलिए कि दिस फ्राइडे, इस शुक्रवार के अंत तक या कल या परसों तक वो पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी विथ नंबर ऑफ सीट्स। और जो परीक्षा जो है कब होंगे, अगस्त के अंत तक होंगे। परीक्षा जो होंगे वो अगस्त के अंत तक होने की संभावना है। क्योंकि ये परीक्षा ले लेते हैं बहुत जल्दी, तो इस पे इस डेट को आप फिक्स मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम ले लेते जल्दी भले ही रिजल्ट पब्लिश करने में टाइम ले। हालांकि इन्होंने रिजल्ट नवंबर में होगा ये बात भी बता दी है। तो अगर मई को हम 15 दिन मान ले आज से, तो जून जुलाई अगस्त भी मान लिया कि 15 दिन, तो सिर्फ 3 महीना आपके पास समय बचते हैं 90 से 100 दिन का। तो इस 90 से 100 दिन में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी होगी। तो आप पूरे जोर शोर से लग जाइए, अन्य सभी कामों को साइड कर दीजिए और आप इस पे आप फोकस्ड हो जाइए। इन्होंने पदवार जो है वो संख्या बता दी है कि कक्षा 1 से 5 के लिए 79,943 वैकेंसीज है, कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 है, और कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 है। तो मेरे भाइयों, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही अच्छा है जो अवेलेबल है अभी प्रेजेंट सिनारियो में। तो आप पूरी मेहनत कर दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। इसको फटाफट एक बार मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि जितने भी डाउट्स थे आप मेरे पहले के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई इंफॉर्मेशन जो दिख रहा है आई में मिल जाएगा, वहां क्लिक कीजिए, उसको देख लीजिए, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं फटाफट आपको नए नए सेशंस, नए नए चैप्टर्स के जो आपके सिलेबस के हैं वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए, और किसी तरह के अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमें बताते रहिए। यहाँ इन्होंने बताया है कि कक्षा 1 से 12 तक के तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी हो जाएगी। आवेदन का समय 1 माह का होगा। 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों में होगी। ये जो है पॉइंट आपको ध्यान देने हैं कि जैसे कि आपको पेपर 1 देना है, एक कॉमन पेपर है, और एक पेपर, सपोज आप प्राइमरी स्कूल के लिए भर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देना है, सेकेंडरी स्कूल के लिए भर रहे हैं फिर भी आपको 2 देना है, और हायर सेकेंडरी के लिए तो भी आपको 2 देना है। लेकिन कोई अगर ऐसा कैंडिडेट हो जो अकेला हो और तीनों को अप्लाई करना चाहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, इसीलिए 3 अलग अलग तिथियों में परीक्षा होगी ताकि उस कैंडिडेट को अलग अलग देने में सुविधा हो। एक नया पॉइंट उन्होंने ऐड किया है, क्लियर कर दिया है। रिजल्ट नवंबर तक जारी हो जाएंगे। 100 अंकों की भाषा वाला पेपर है जो लैंग्वेज सेक्शन है, उसमें 30% क्वालिफाइंग होगा। ये तो पहले ही मेंशन किया हुआ था। डाउट था निगेटिव मार्किंग का कि इस पेपर में निगेटिव, जो भाषा वाला जो है, भाषा वाला में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
भाषा वाले में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 अंकों का जो मूल पत्र है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जिसमें जो है मेरिट बनना है जिस पेपर पे उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, और लैंग्वेज जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दे दी है। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थी की परीक्षा एक साथ होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे ना बहुत आसान होंगे, यानी कि प्रश्न का जो स्तर होगा वो मध्यम स्तर का होगा। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के जिले में नहीं होंगे बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में होंगे, बल्कि उसी प्रमंडल के। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा दूर देने पे बहुत दिक्कत होती है, और इतने भारी संख्या में इनके पास आवेदन जाने वाले हैं तो इनको हैंडल करना भी मुश्किल होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि परीक्षा केंद्र जो है अभ्यर्थी के जिले में नहीं बल्कि उसी प्रमंडल, प्रमंडल मतलब डिवीजन, सब डिवीजन नहीं, डिवीजन। जैसे पटना प्रमंडल है ना, इस तरह का पटना प्रमंडल। तो प्रमंडल जो होता है वो जिला से बड़ा होता है, बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में होंगे। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। कदाचार करने वाले पे कानूनी कार्रवाई 5 साल तक डिबार कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कराया जाएगा, जैमर लगा रहेगा। ये सब उनके तरफ से किए जाने वाले प्रावधान है। आपको ध्यान देना है कि निगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा। मैंने लास्ट टाइम भी ये छोड़ दिया था क्योंकि आयोग ने बताया नहीं कि निगेटिव का पैटर्न क्या होगा। हालांकि अभी भी ये श्योर नहीं है कि निगेटिव का पैटर्न क्या होगा। ये बता रहे हैं कि उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे या 4, ये भी अभी इन्होंने तय नहीं किया है। ये इस तरह की बातों से ना मैं इनसे सहमत नहीं होता हूं। मैंने इनको बार बार ट्वीट करके बताया भी है, मेल भी किया है, लेकिन ये विदाउट श्योरिटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले आते। ये जो होता है मेन चीज होता है, और ये कंफर्म करने के बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। ये स्टिल अभी डाउट में है कि ऑप्शन 5 होंगे या 4 होंगे, और अंक कितना। अगर 5 होंगे तो 0.25% निगेटिव मार्किंग होगा, 4 होंगे तो 1/3 होगा। यानी 5 ऑप्शन होंगे तो 1/4, और अगर 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो 1/3। अब ये दोनों में से एक होगा। अभी इन्होंने अभी भी डिसीजन नहीं लिया है, देखते हैं। फिर भी आप ये मान के चलिए कि मेरा जहां तक अनुमान लग रहा है कि ये पांच ऑप्शन के साथ जाएंगे। हालांकि इनको 5 के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनके पास एक पहले से दबाव बना हुआ है कि ये जैसे ये 3 ऑप्शन के जाएंगे तो सिविल सेवा जो 69th की होने वाली है उसमें भी ये इनको 4 ऑप्शन करना होगा। तो ये अभी इस विवाद से बचने के लिए 4 ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, जहां तक मैं इनको समझता हूं, जानता हूं। इस आधार पे इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये 5 ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन कैसा होगा। इसकी पुराना फॉर्मूला है कि समान अंक की स्थिति में पहले जिसकी आयु अधिक होती है फिर देवनागरी लिपि में नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान है तो इसमें एक का होना है तो अमित की प्राथमिकता होगी, क्योंकि जब आप व्यंजन पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, उसमें अ पहले आएगा, प बाद में आएगा। तो ये पुराना फॉर्मूला है, इसमें कुछ नया है नहीं। जिसकी एज अगर कोई 42 साल का है या दूसरा जो है 41 साल का है तो 42 साल वाले को पहले लिया जाएगा जब दोनों के समान अंक है तो। ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। तो ये जो है एक से यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए इंटर स्तर होगा, और सेकेंडरी के लिए स्नातक होगा। 11th और 12th हायर सेकेंडरी के लिए जो है पीजी स्तर का होगा। तो पीजी स्तर का जो है इनका ये है, लेकिन पीजी स्तर के क्वेश्चन नहीं होंगे। कहने का अर्थ होगा ये कि जो आप इनका जो लेवल है वो लेवल में आपको अंतर देखने का होगा। पीजी स्तर का ये नहीं कि आपको रिसर्च पेपर टाइप का आपको कुछ दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा उस सपोज आप जो ये है ना, जहाँ पे स्नातकोत्तर स्तर लिखा है, पीजी स्तर लिखा है,
इसके लिए ना आप जीएस सेक्शन के लिए जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज वाली, उसके पीटी के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा यहाँ पे। और बाकी के लिए नहीं, जो यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी वाले उनके लिए प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे ना बहुत आसान होंगे। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी कि आप जिस, हाँ ये ध्यान देंगे कि एक सेक्शन आपका विषय का है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं या भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं या फिर जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस विषय पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक है जबकि समान ज्ञान के 50 अंक है। तो इसमें अगर आपको ज्यादा पकड़ होगी तो ज्यादा मार्क्स आएंगे और समान ज्ञान के 50 आएंगे। लेकिन इनके इंटरव्यू को अगर आप सुनेंगे तो ये इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जो 50 अंक का जो ये जो सेक्शन होगा ये इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ये जो 100 अंक है सब्जेक्ट वाले, ये जो है फैक्ट्स बेस्ड होगा, फैक्ट्स पे आधारित होगा। आपका नॉलेज का चेक किया जाएगा, इसमें आपके ज्ञान का चेक किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी की चेक की जाएगी सामान्य ज्ञान में। आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या है इसमें। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न है, ये डाउटफुल था, और 75 हिंदी उर्दू बांग्ला के दोनों में 30-30% अंक लाने का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अलग अलग लाना होगा, तो नहीं, इन्होंने क्लियर कर दिया कि अलग अलग नहीं लाना होगा। 100 अंक में जो है 30 अंक ही लाना होगा, यानी कि जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो घबराए नहीं कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। नेक्स्ट जो है, एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो 40% लाने का मतलब ये नहीं है जनरल के कि उनका से अधिक अंक प्रशिक्षक बन जाएंगे, नहीं। ये जो है समान वर्ग 40, पिछड़ा 36.5, अत्यंत पिछड़ा 34, ये जो परसेंटेज दिया है ये न्यूनतम अंक है। ये मैंने पहले ही इनके इंटरव्यू के पहले ही मैंने अपने वीडियो में बता दिया है कि ये ऐसा ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जनरल के 40% ला जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये न्यूनतम होता है। इतने आने पे प्रतियोगिता के रेस में बने होंगे, ये बात है। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इसमें अधिकतम अंक वाले क्रम से ही 100 अधिक अभ्यर्थी कोटिवार चयनित होंगे। ठीक है। अगर कोई टीईटी पास किया है और स्टेट पर दोनों पेपर पास किया है, तो क्या तीनों के लिए आवेदन कर सकता है, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च विद्यालय के लिए? तो हाँ, ये तीनों के लिए कर सकता है, माध्यमिक उच्च और प्राथमिक के लिए। इसी के लिए तो अलग अलग 3 दिन के लिए 3 दिन में एग्जाम आयोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हाँ, वो तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसी भी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11-12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में स्टेट उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए आवेदन कर सके। यदि 9 स्टेट में भी उत्तीर्ण है और दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में स्टेट के दोनों पेपर में, तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके बताया हुआ है। अब आ जाइए कि आपको पढ़ना क्या है, उस पर बात करते हैं। ये मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। ये जो सेक्शन है जनरल स्टडीज का जो सेक्शन है पेपर टू, ये सब के लिए जो है कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी और हायर सेकेंडरी के लिए भी। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सबके लिए कॉमन है। कितना कॉमन है? तो प्राइमरी में तो जनरल स्टडीज पूरा है, 150 अंक का है, लेकिन इसमें जो ये 50 अंक है, ये 50 अंक, ये सेकेंडरी का 50 है, ये सब में कॉमन है और सबका एक ही सिलेबस है। सिलेबस एक ही है, मतलब कि उनका चैप्टर कॉमन है, लेवल अलग अलग है। प्राइमरी के लिए इंटरमीडिएट, सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी के लिए पीजी, हायर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएट और पीजी। हालांकि इन्होंने चेयरमैन सर ने पीजी बोला हुआ है, लेकिन पीजी लेवल के कोई एमसीक्यू यहाँ पर नहीं होंगे, वो ग्रेजुएट लेवल के ही होंगे। इसमें भी ये अगर मॉडरेट है तो ये थोड़ा सा टफ होगा, बस इतना ही होगा।
अब ये जो है ये डिसीजन मेरिट बनाने में 50 नंबर आपका काम आएगा, क्योंकि हर जो आदमी विषय पढ़ाता है उसके विषय पर अपनी पकड़ होती है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन ये जो सेक्शन है बहुत कम लोगों के लिए, कम लोग इस पे पूरी तरह से पकड़ बनाए होते हैं, तो यह जो है मेरिट निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो इसी के लिए मैंने इसको आपके सामने सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपको आपकी मदद हो सके। तो इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है जो सेक्शन जो है 50 मार्क्स का, उसमें है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी। आप ये देखेंगे कि ये कितने टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स है आपके पास 5 है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 टॉपिक्स के लिए 50 मार्क्स। तो इस रेशियो के आधार पे मैंने इसको 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। 10-10 के लिए 10-10 मार्क रहेंगे, तो आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है, ये जो है बहुत लोगों को बातें क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आप अंक गणित पढ़े। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, उनको उनके दिमाग में सिर्फ ये बात बैठी है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ अंक गणित होता है, प्रतिशत, लाभ और हानि, ये सब वगैरह नहीं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बेसिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ज्यामिति भी आते हैं, इंक्लूडिंग अंकगणित, अर्थमेटिक। तो आपको ये सब चीजें भी पढ़नी है। अब ध्यान देंगे कि सपोज आप प्राइमरी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइमरी के लिए जो बीजगणित होगा, तो बेसिक फार्मूला जो है वो संख्या पद्धति का जो बेसिक चीज है, जो उसके बेसिक से जो गुण होते हैं संख्याओं के, जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर जो है वो क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर, तो अगर हिंदी में उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप एक भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं और तीन भी बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि ये तीनों जो है स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित होता है क्या? नहीं होता है। चार जो है वो स्वयं से तो विभाजित हो रहा है, एक से विभाजित हो रहा है, लेकिन दो दूना चार, दो से विभाजित हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि एक, दो, तीन, ये तीनों हो गया, तो सबसे पहला क्या होगा? तो पहला एक हो जाएगा। नहीं, फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो दो होता है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? दो, TOW 2। तो ये सब, इन सब चीज बारीकियों को आपको समझना होगा, याद करना होगा, तब आप स्कोर कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, ये सारे चीजों को मैं आसान बना दूंगा। अब ज्यामिति जो है, तो इसमें सीधा सा जो फैक्टर है पाइथागोरस प्रमेय का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा। ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो बेसिक फार्मूला क्या होता है? H² इक्वल टू L² प्लस B²। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना हो और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना है। दूसरा है जनरल अवेयरेंस। डाउट जो है, यहाँ भी बहुत लोगों को डाउट है जनरल अवेयरेंस में। जनरल अवेयरेंस में लोग समझ रहे थे कि ये जीके है, जीके है। ये जीके नहीं है, इसमें स्टैटिक्स मतलब फैक्चुअल बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतः जो है अवेयरनेस है, यहाँ पे नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है। यानी इसका सीधा संबंध जो है करंट अफेयर से है, समसामयिक घटनाओं से है। तो इसके लिए आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बेटर है, उसमें से कुछ चीजों को आप नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है इसके संबंध में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, उससे आपका बात बन जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें दे दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे लोगों से जुड़िए जो जिन नॉलेज वाले हैं। ऐसे नहीं कि 50 जगह से कचरा मटेरियल उठा लिए और जिसका आधा गलत हो और आधा कुछ ऐसे नॉनसेंस हो।
इतना सारा इकट्ठा कर लिया जो आपके काम का है नहीं, सिर्फ पीडीएफ लेके घूम रहे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस का जो सीधा संबंध है वो है आपका करंट अफेयर से। जैसे अगर बिहार का एग्जाम हो रहा है तो बिहार राज्य के प्रमुख व्यक्ति आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम बताइए, इस तरह का क्वेश्चन। राज्य स्तर का हो सकता है करंट अफेयर, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकता है, अखबारों में प्रचलित व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, खेल कूद में कौन जीता कौन हारा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। जनरल साइंस, इसमें किसी को डाउट नहीं है, इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, सम्मिलित रूप से आएंगे। ये जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब इसमें भी जो है बहुत भाई बंधुओं को जो है डाउट है कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत लंबा सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है आपको टाइम पीरियड दे दिया है, ये क्वेश्चन इसी टाइम पीरियड से आएगा। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना से भारत की आजादी 1947 तक आएगा। इसमें भी जो मैं आगे का सेशन जब बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो गांधीयन ईरा है, गांधी का जो युग है, उससे ज्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे गांधी युग से। इंडियन नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी तो लिख दिया, इसमें से कहां से आएंगे, तो बिहार के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बिहार का भूगोल पे फोकस करना है, बिहार की चौहद्दी क्या है, इसका क्षेत्र, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार में वर्षा कितनी होती है, बिहार में वन का प्रतिशत कितना है, बिहार में कौन से टाइगर रिजर्व है। भारत का भूगोल पर सेम इस तरह से आपको पकड़ बनानी होगी। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारी पृथ्वी, आप जब पढ़ाते होंगे तो आप जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस का जो है, ज्योग्राफी का जो है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर ज्यादा जोर दिया गया है। पृथ्वी से जो है मेरा तात्पर्य है कि पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, वायुमंडल से प्रश्न आ सकते हैं, सौर मंडल से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी सौर मंडल का पार्ट है। इस तरह की जो बेसिक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। जिस तरह के डिटेल्स में दिया गया है कि आपकी टीचर आप किस चीज का बनना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से इसका स्टैंडर्ड जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो आई होप अब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो डिस्कशन का जो अभी आपको डिस्कस करके बताया, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देता हूँ, आप इसको वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप बार बार देखेंगे तो आप सामने रख करके पढ़ने में सुविधा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।